Hello everyone, welcome to Inspiration IAS Daily News Analysis. Today we are going to discuss the important news articles of 31st May 2021 from Hindu, Indian Express, PIB and Assam Tribune. Please note that you can download this lecture PDF from our website www.inspirationias.org, as well as you can also download daily MCQ and Vishleshan from our website by clicking this link below. Alternatively, you can follow our social media page like Facebook, Instagram and Telegram channel for other study materials and notes. Inspiration IAS has started its online foundation batches for UPSC as well as other state PCS examinations. So if you are preparing for UPSC or other state PCS, then you can enroll in our online come offline foundation batches, where you will be getting the highly interactive classes of India's top UPSC educators. And this program has a unique features in which you have options to shift it from the online to offline format. So whenever the situations permits, you can even shift your online classes to the offline batches. For more information, you can call in this given number, or you can also register in our website. Inspiration IAS has started its online mock test series for UPSC and other state PCS examinations. So if you are preparing for this year prelims examinations 2021, then you can enroll in our mock test series. This mock test series will be available both in online as well as offline format. So for more information, you can call in this given number, or even you can register in our website www.inspirationias.org. So let's start our today's daily news analysis. आज का हमारा पहला न्यूज है लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। आई एम श्योर आप सभी ने लक्षद्वीप कंट्रोवर्सी के बारे में सुना होगा। आज अधिकतर जितने भी सोशल मीडिया पेज, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी न्यूज चैनल वगैरह में आप सेव लक्षद्वीप बोल के हैशटैग ट्रेंड कर रहा है। तो आखिर ये मसला क्या हो गया? आखिर लक्षद्वीप में ऐसी क्या चीजें हो गई कि सेव लक्षद्वीप टाइप के जो हैशटैग है ट्रेंड कर रहे हैं? लोग लक्षद्वीप को बचाने की बात कर रहे हैं और प्रफुल्ल पटेल जी को निकालने की बात हो रही है। हम आज इस पूरे डिटेल्ड डिस्कशंस देखेंगे, आखिर लक्षद्वीप में हुआ क्या है, कौन सी ऐसी चीजें हुई है जिसके चलते लोग इस तरह की मूवमेंट चालू कर रहे हैं और इस तरह के हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। तो समझते हैं थोड़ा लक्षद्वीप और उससे रिलेटेड, उस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। देखिए, लक्षद्वीप को कहा जाता है इंडिया का पैराडाइज। आई एम श्योर लक्षद्वीप ये नाम का हकदार है, क्योंकि लक्षद्वीप के बारे में अगर देखा जाए तो ये 32 आइलैंड का एक छोटा सा समूह है। और यहाँ पर ऐसे आइलैंड है जिसमें लगभग 10 ऐसे आइलैंड है जहाँ पर लोग रहते हैं। और यहाँ की जो इन्वायरमेंट है और बायोडाइवर्सिटी बहुत ही रिच है। और कहीं न कहीं ये लक्षद्वीप इंडिया के मालदीव जैसे आप कह सकते हैं उस तरह के आइलैंड रीजन्स हैं, जहाँ पर बहुत बड़ा स्कोप है हमारे टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने का। और इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि ये लक्षद्वीप को इस टूरिज्म के लिए डेवलप किया जाए। लक्षद्वीप इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होल्ड करता है। ये हमारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से अलॉन्ग विथ आवर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मोस्टली कोरल रीफ्स है और कोरल आइलैंड है, और यहाँ पर रिच डाइवर्सिटी है एंड बायोडाइवर्स रीजन है। आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप जैसे हमने कहा ये 36 कोरल आइलैंड का एक समूह है जो अरेबियन सी में पड़ता है, और लगभग ये 32 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में इनकी पूरी कवरेज होती है या कवर करते हैं ये लोग। दूसरा, द नेम लक्षद्वीप ये एक मलयालम टर्म है और बेसिकली इसका संस्कृत मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स। एंड ये जो 36 जो कोरल आइलैंड है, ये एक यूनिट टेरिटरीज में पड़ता है, एंड इट कंप्राइजेस 12 एटोल इसके अंदर में आते हैं, 3 रीफ है और 5 सबमर्ज्ड बैंक है। एंड इसमें से 10 इनहेबिटेड आइलैंड्स हैं जहां पर लोग रहते हैं। दूसरा कहा जाए तो द नेचुरल लैंडस्केप, द सैंडी बीचेस, द अबंडेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड द एब्सेंस ऑफ रस्ट लाइफस्टाइल इनहेंस द मिस्टिक ऑफ लक्षद्वीप। अगर आपको कभी मौका मिले तो लक्षद्वीप जरूर जाइएगा। लक्षद्वीप एक ऐसा रीजन है जहाँ पर बहुत ही शांत वातावरण है। शहर के चहल पहल से वहां पर जाके आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। तो लक्षद्वीप एक बहुत ही आइडियल प्लेस है टू हैव योर वैकेशंस। एंड ये जो रीजन है कहीं ना कहीं इंडिया के मेनलैंड से एक मेनलैंड की चहल पहल से दूर एक बहुत ही शांत इन्वायरमेंट है।
अगर इसकी आबादी को देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 93% से ज़्यादा है एंड मेजॉरिटी ऑफ देम बिलोंग टू द सफ़ी स्कूल ऑफ सुन्नी सेक्ट। सफ़ी स्कूल सुन्नी सेक्ट से आते हैं। लैंग्वेज मोस्टली मलयालम है एक्सेप्ट मिनिकॉय आइलैंड में जहाँ पर पीपल माहल बोलते हैं। द सोसाइटी इज ऑल्सो आइलैंड इन मैट्रियार्कल और यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक मैट्रियार्कल सोसाइटी है। आमतौर पे पूरे ऑल ओवर इंडिया में पैट्रियार्कल है एक्सेप्ट कुछ नॉर्थ ईस्ट रीजन को छोड़ दिया जाए तो हमारे कुछ नॉर्थ ईस्ट स्टेट। तो आमतौर पे यहाँ भी मैट्रियार्कल सोसाइटी है और द इंटायर इंडिजिनस पॉपुलेशन हैज बीन क्लासिफाइड एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जितने भी वहाँ के मूल निवासी हैं वो अधिकतर शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं एंड बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस। तो ये कुछ लक्षद्वीप का सोशो स्टेटस है। कुछ दिनों से आपको इस तरह के इमेजेस कहीं न कहीं सोशल मीडिया, फेसबुक या यूट्यूब में आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें हैशटैग सेव लक्षद्वीप, वी वांट पीस एंड डेवलपमेंट एंड सेव लक्षद्वीप टाइप के इस तरह के कुछ इमेजेस या पोस्टर आपको ट्रेंड करते हुए नजर आएंगे। तो आखिर ऐसा हो क्या गया? देखिए रिसेंटली यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर, जैसे कि आपको मालूम होगा लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरीज है और यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। तो अभी रिसेंटली प्रफुल्ल पटेल जी को एडमिनिस्ट्रेटर वहां पर बनाया गया और प्रफुल्ल पटेल ने वहां पर 4 ऐसे रेगुलेशन प्रपोज किए हैं और इन पूरे प्रोटेस्ट का जो मेन कारण है ये 4 रेगुलेशंस हैं, जिसमें सबसे पहला जो रेगुलेशंस है द लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। हम इन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन पासा, the Lakshadweep Panchayat Regulation 2021 and Lakshadweep Development Authority Regulations 2021। तो ये 4 रेगुलेशंस है जिसके चलते आज पूरे लक्षद्वीप उबाल पर है। तो हम लोग समझते हैं आखिर ये चारों बिल में या चारों रेगुलेशंस में आखिर है क्या, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला द लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। देखिए इस रेगुलेशन के तहत इट कॉल्स फॉर द क्रिएशन ऑफ ए लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी। जैसे यहाँ पर आमतौर पर हर जगह हर स्टेट में या हर रीजन में आप देखे होंगे कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसी तरह से लक्षद्वीप में भी एक लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने की बात चल रही है इस रेगुलेशन के तहत, जो ओवरसाइट करेगा वो सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर प्रपोज करेगी टू डेवलप लक्षद्वीप इनटू ए मालदीव्स लाइक आइलैंड, जहां पर हम अपने टूरिज्म सेक्टर को एक्सटेंड कर सके। It will plan the development of any area identified as having a bad layout or obsolete development। ये जो डेवलपमेंट अथॉरिटी होगा ये लक्षद्वीप में किसी भी तरह का अगर कोई ऐसा रीजन होगा जहां पर उसका लेआउट खराब है या वहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो ये डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको देखेगी और उसमें अगर कुछ चेंजेस होगा तो उसको उस चेंज को प्रपोज करेगी। Next, the Act defines development as the carrying out of building, engineering, mining, quarrying or other operations in, on, over or under the land। ये अगर कुछ ऐसे proposal होते हैं जहां पर बिल्डिंग बनाना, यहाँ पर इंजीनियरिंग करना, माइनिंग का, क्वेरिंग का अगर कुछ प्रपोज बिल वगैरह होता है, अगर कुछ करना पड़े तो यही वो अथॉरिटी होगी जो रेगुलेट करेगी। और इन द यूज ऑफ एनी बिल्डिंग और लैंड, अगर किसी बिल्डिंग का किस तरह से यूज करना है या लैंड का किस तरह से यूज करना है यही प्रपोज करेगा। The authority could acquire any land required for a public purpose। अगर पब्लिक पर्पस के लिए अगर किसी लैंड की जरूरत है, अगर उसको डेवलपमेंट के लिए जरूरत है तो ये अथॉरिटी प्रपोज करेगी और ये एक्वायर कर सकती है। It stipulates that islander must pay a processing fee for zone changes and it establishes penalties such as imprisonment for obstructing the development work or workers। और ये डेवलपमेंट अथॉरिटी कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसे लोग हैं जो इस डेवलपमेंट अथॉरिटी को या डेवलपमेंट वर्क को अगर प्रिवेंट करते हैं या बाध करते हैं तो ये पेनल्टी भी या पेनलाइज भी कर सकती है। तो ये लगभग पहली जो बिल है जिसमें लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां पर लक्षद्वीप को डेवलपमेंट के लिए एक अथॉरिटी बनाई जाएगी। इसके डीमेरिट्स को हम समझेंगे, पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसका। नेक्स्ट दूसरा है द प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन पासा, या जिसको हम लोग आमतौर पे गुंडा एक्ट भी कह सकते हैं, जो यूपी वगैरह स्टेट्स में लगता है। देखिए आमतौर पे अगर बोला जाए तो लक्षद्वीप एक शांत आइलैंड है जहां पर बहुत ही गिने चुने ही इंसिडेंट्स होते हैं, बट रिसेंट पास्ट में बहुत ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग और AK-47 और लाइव बुलेट वगैरह भी मिले। तो
गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि ये आइलैंड किसी भी तरह से इस गुंडे या इस तरह से माफिया का अड्डा ना बने, इसके लिए गवर्नमेंट ये एक्ट या ये रेगुलेशन ला रही है। ये रेगुलेशन कहता क्या है? इट प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑर्डर द डिटेंशन ऑफ ए पर्सन फॉर ए पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशंस, चाइल्ड ट्रैफिकिंग इस जैसे कंडीशन भी कहीं न कहीं सुनने मिले हैं और इस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास ये अथॉरिटी दी जाती है कि अगर कोई भी पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है तो उसे डिटेन कर सकता है, पहला। दूसरा, इट कैन बी ऑर्डर्ड इफ द ऑफेंडर्स एक्शन एडवर्सली अफेक्ट द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। अगर कोई ऑफेंडर्स पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ भी ये एक्ट लाया जा सकता है। सच एक्शन इंक्लूड व्हेन अ पर्सन इज द बॉटल लेगर, ड्रग ऑफेंडर, इमोरल ट्रैफिक ऑफेंडर्स या प्रॉपर्टी ग्रैबर। अगर इस तरह का ऐसा कोई लोग है जो इस तरह की काम करता है, उसके खिलाफ ये एक्ट लाया जा सकता है। All this action deemed to be adversely affect the maintenance of public order। अगर किसी भी तरह का अगर पब्लिक ऑर्डर ये डिस्टर्ब करता है, कोई पर्सन अगर गवर्नमेंट के काम में या इस तरह के पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करता है, उसके खिलाफ ये एक्ट लगाया जा सकता है। नेक्स्ट, थर्ड जो है द एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021। इसमें आमतौर पे कहा ये गया है कि इट बैन्स द स्लॉटर ऑफ काऊ, काफ्स, बुल और बुलॉक। मतलब काफ को, बुल या बुलॉक को अगर कोई स्लॉटरिंग करता है तो उसके लिए प्रिवेंशन होगा। बट इसके अंदर एक छूट ये है कि द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स अदर देन काउज और बुल्स फॉर रिलीजियस पर्पसेस विल रिक्वायर्ड ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द अथॉरिटी। मतलब अगर कोई स्लॉटर करता है, ऐसा नहीं कि इसको बैंड है, अगर कोई स्लॉटर करता है तो उसके लिए बकायदा एक उसके पास सर्टिफिकेशंस होनी चाहिए। देन ओनली दैट पर्सन कैन और दैट ऑर्गेनाइजेशन कैन स्लॉटर द एनिमल्स। ऐसा नहीं है बैन है, बट देयर शुड बी ए रेगुलेशंस और एक सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी अगर कोई इस तरह के स्लॉटरिंग वगैरह करता है तो। नेक्स्ट लास्ट जो है द लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021। ये क्या है? ये बेसिकली पंचायत में रेगुलेट कर रहा है और ये इस रेगुलेशन के तहत इट डिस्क्वालिफाइज पीपल विथ मोर देन 2 चिल्ड्रन। अगर 2 से ज्यादा बच्चे हैं किसी के, तो उनको प्रिवेंट कर रहा है ग्राम पंचायत में मेंबर बनने से। तो ये दूसरे स्टेट में भी है ये बिल, ये रेगुलेशंस, जहां पर 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको कहीं ना कहीं पंचायत में आपको मेंबर नहीं बन सकते। हाउएवर द लॉ विल नॉट डिस्क्वालीफाई एनीवन हैविंग मोर देन 2 चिल्ड्रन इफ दे हैव बीन इलेक्टेड बिफोर द रेगुलेशन हैज बीन नोटिफाइड। बट अगर किसी पर्सन का पहले ही वो मेंबर बन चुका है जिसके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो उनको ये डिस्क्वालीफाई नहीं करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये रेगुलेशन नोटिफाई होने के बाद के कंडीशंस होंगे। इस रेगुलेशन के तहत 50% सीट रिजर्व किया जाएगा ग्राम पंचायत में विमेंस के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा प्रपोजल्स है जहां पर एक मैट्रियार्कल सोसाइटी को और ये इम्पावर्ड कर रहा है। तो ये कुछ 4 बिल हैं, 4 रेगुलेशंस हैं जो रिसेंटली प्रफुल्ल के पटेल जी हैं, उन्होंने ये रिलीज किया है। ये इस बिल को अभी भी, रेगुलेशंस को अभी भी होम मिनिस्ट्री देख रही है। अगर उनको लगता है कि ये बिल प्रपोज इंप्लीमेंट करना चाहिए, देन दे विल इंप्लीमेंट, अदरवाइज दे कैन रिजेक्ट दिस बिल ऑल्सो। तो अभी भी ये बिल इम्पोज्ड नहीं हुआ है और ये अभी इन प्रोसेस है। लोग इन चारों बिल के खिलाफ है, इन चारों रेगुलेशन के खिलाफ है। हर किसी का अपना प्रपोजल्स है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि आखिर लोग कह रहे हैं। कुछ लोग इस बिल को फेवर भी कर रहे हैं, जैसे कि आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यू लक्षद्वीप रेगुलेशन। लोग क्या कह रहे हैं? सबसे पहला जो प्रपोजल कंसेप्ट ये है या लोग फेवर कर रहे हैं कि द गवर्नमेंट हैज बॉट ए न्यू बिल फॉर ऑगमेंटिंग द डेवलपमेंट पोटेंशियल ऑफ द आइलैंड। They will ease the procedural and regulatory requirement for land acquisition, thereby enabling faster development of the infrastructure। देखिए, लैंड एक्विजिशन जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स या गवर्नमेंट के जितने भी डेवलपमेंट स्कीम्स होते हैं, उसमें लैंड एक्विजिशन बहुत बड़ा हर्डल होता है। लैंड एक्विजिशन में कोई प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं 10 साल से लेकर 50 साल तक खींच सकता है अगर लैंड सही तरह से एक्वायर नहीं हो पाए तो, क्योंकि लैंड एक्विजिशन से बहुत सारे हर्डल्स होते हैं और उस हर्डल्स को सॉल्व करना जरूरी होता है। Government basically wants a faster resolutions of land acquisitions because they want to develop Lakshadweep in recent times। ये उनके पास, गवर्नमेंट के पास 10 या 20 साल नहीं है, they want to develop it into 2 to 3 years। सो इसके लिए लैंड एक्विजिशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहला। दूसरा, द न्यू प्रोविजंस वुड बूस्ट द टूरिज्म पोटेंशियल ऑफ द आइलैंड। देखिए, इंडिया में बहुत सारे टूरिज्म पोटेंशियल वाला जगह है जिसमें लक्षद्वीप होल्ड्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पोजीशंस। आज जितने भी आइलैंड कंट्री जैसे मॉरिशस ले लीजिए, जैसे कि मालदीव्स वगैरह ले लीजिए, हवाई ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं उस कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा टूरिज्म का सोर्स है। इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो वांट्स टू डेवलप लक्षद्वीप एज ए बिग टूरिज्म हब।
Next, third, the government believes that new rules will help in realizing the objective of the holistic development of the island program. ये नई जो रूल है हो सकता है ये लक्षद्वीप को एक होलिस्टिक डेवलपमेंट दे, तो इसके लिए भी गवर्नमेंट प्रपोज कर रही है बिल। द प्रोग्राम फोकस ऑन द क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर द आइलैंडर्स। देखिए वहां पर जॉब्स आमतौर पे वहां के जो पॉपुलेशन है उनको जॉब्स बहुत कम है, तो इस डेवलपमेंट के चलते भी वहां के जो मूलभूत निवासी हैं उनको भी जॉब्स वगैरह मिलेंगे through tourism promotion as well as export of seafood and coconut based products made in the island. Next, the Island Development Agency was constituted in 2017 under the aegis of the Home Ministry to look into the holistic development of the island. Fourth, the regulation like the prevention of antisocial regulation are essential for augmenting the security situations in UT. UT में security situations को control करने के लिए antisocial activities regulation act जरूरी है, क्योंकि recently 300 kg of heroin and 5 AK-47 rifles recently पकड़े गए थे in March में ही, and almost around 1000 live round bullets मिले थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी बात है, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर हो सकता सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का काफी बड़ा सिचुएशन हो सकता था, तो जिसके चलते वहां पर ये पासा लाना जरूरी है। द कोस्ट गार्ड हैज इंटरसेप्टेड द कंसाइनमेंट एंड रजिस्टर्ड ए केस ऑल्सो। नेक्स्ट, सेवरल स्टेट्स इंक्लूडिंग केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश हैव सिमिलर रेगुलेशन। ऐसा नहीं है कि लक्षद्वीप के लिए स्पेशल ये एक्ट है, ऐसा ही एक्ट लगभग 5 स्टेट में ऑलरेडी है। जैसे हम कह रहे थे केरला में भी है, कर्नाटका में भी है, तमिलनाडु में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है, तो ये कोई नया एक्ट नहीं है। एंड फिफ्थ, द पंचायत रेगुलेशन विल पेव द वे फॉर द अपलिफ्टमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन। जो ऑलरेडी वहां पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है वहां पर फीमेल को और एम्पावरमेंट हो सकता है। एंड द रिजर्वेशन वुड जनरेट मोर वीमेन रिप्रेजेंटेटिव हु वुड क्रिएट जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज। तो ये कहीं ना कहीं ये कुछ फेवर में है जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस बिल को या रेगुलेशंस को। नेक्स्ट देख लेते हैं लोग जो इसके खिलाफ है। देखिए पहला जो लोगों की चिंता ये है कि दे सीम्स टू फुलफिल द इंटरेस्ट ऑफ कमर्शियल डेवलपर्स रेदर देन द इंडिजिनस आइलैंडर। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ कमर्शियल डेवलपर्स को ही हेल्प करेगा, वहां के इंडिजिनस आइलैंडर्स को किसी तरह का हेल्प नहीं होने वाला। ये कंसेप्ट थोड़ा गलत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट होगी तो वहां के लोगों इंडिजिनस लोग को कहीं ना कहीं रिसोर्स मिलेगा ही, जॉब्स क्रिएशंस होगा और वहां की उनकी ग्रोथ होगी। तो ये कहना कि सिर्फ डेवलपर्स के लिए ऑब्वियस सी बात है, इन्वेस्टमेंट बाहर से आएगी, बट आखिरकार इंडिजिनस लोगों को ही सबको हेल्प मिलेगा वहां पर। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट प्लान्स कैन बी यूज्ड टू वैकेट लैंड विच में लेटर बी सोल्ड टू आउटसाइडर्स। लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो डेवलपमेंट प्लान है कहीं ना कहीं लैंड को वैकेट कराएगा इंडिजिनस पीपल से और आउटसाइडर्स को बेच देगा। सेकंड ये है, द पावर बेस्टोर्ड ऑन लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटीज आर वेरी वाइड। ये पावर जो लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी को दी गई है बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा है, एंड इट कैन प्रिपेयर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान फॉर एनी एरिया एंड रिलोकेट पीपल रिगार्डलेस ऑफ देयर विल्स। तो कह रहे हैं कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी अगर चाहे तो लोगों को कहीं भी रिलोकेट कर सकता है, अगर वो चाहे उनके मर्जी के खिलाफ भी रिलोकेट कर सकता है। Next, further the new rules put the onus on the owner to develop his holding as per the development plan or bear a heavy penalty in case of non-compliance. तो नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि ये रूल्स जो है ओनर, जो उस लैंड का ओनर है उसे उस एरिया को डेवलप करना पड़ेगा, अगर नहीं डेवलप कर पाया तो उसे पेनल्टी भी देना पड़ेगा। दिस में इंक्रीज फोर्सिबल इविक्शंस एंड रिलोकेशंस ऑफ द मासेस। अब ये कहना ये सही पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट करेगी एंड गवर्नमेंट विल लुक टू गवर्नमेंट विल लुक दैट द प्लेसेस विल बी डेवलप्ड। Third, the new rules may hamper the cultural milieu of the region, and they allow for the intrusions of outsiders in the region, which may destroy the way of life practiced by indigenous people for generations. ऑलरेडी इंडिजिनस पीपल के प्रोटेक्शंस के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस है, तो ये कहना कि ये बाहर के लोग आके उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, ये अपने आप में एक बेमायने कंसेप्ट है। Next, further, the cow slaughter ban and allowance of alcohol consumption go against the cultural practice of 96% Muslim population of the region. देखिए ये जो अल्कोहल कंजम्पशन है ये सिर्फ टूरिस्ट लोग को दिया जाएगा, वहां के लोगों को प्रपोज सर्व नहीं किया जाएगा, जहां तक ये बिल के अंदर में कंसेप्ट है। दूसरा, काउ स्लॉटर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से ही बैंड है, तो इसको बहुत सारे स्टेट भी उसको प्रपोज कर रहे हैं, तो ये इसके खिलाफ अलग अलग मायने हो सकते हैं, बट ये एक एरिया ऑफ कंसर्न है। Next, fourth, the ease in approval may hamper the pristine ecological environment of the region, and tourism infrastructure will adversely impact the fragile coastal ecosystem of the region. Fourth जो कंसेप्ट है वो ये कह रहे हैं कि वहां के जो लक्षद्वीप के जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट है उसको डिस्टर्ब हुआ, वो हैम्पर हो सकता है इस डेवलपमेंट प्रोग्राम से, जिसके चलते हो सकता है लक्षद्वीप के जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है या इकोलॉजी है वो डिस्ट्रक्ट हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट को इस
प्रोग्राम को, जो भी प्रोजेक्ट वगैरह होंगे, उसे उसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के से पास करवाना पड़ेगा और उससे पास करवा के उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को देख कर ही डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करने पड़ेंगे। फिफ्थ, लोग ये कह रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द रैशनल बिहाइंड पासा एज यूटी पोजेस वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट इन द कंट्री अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी डाटा। ओनली 121 केसेस फॉर ऑफ क्राइम रजिस्टर्ड इन द आइलैंड इन 2017, 86 इन 2018, 186 इन 2019 एंड 89 इन 2020। देखिए, ये सही है कि वहां पर क्राइम रेट बहुत कम है, बट एक्ट या लॉ रहने से कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये लॉ इसी के लिए होता है, रिस्ट्रिक्शंस होती है, लोगों को एक डर होता है कि अगर कोई क्राइम करेगा तो इस तरह के उसके उससे उसे चार्ज हो सकता है। तो लॉ रहना कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे लोगों के ऊपर में एक रिस्ट्रिक्शंस ही होगा कि वो क्राइम ना करे। तो अच्छा, इसमें ऐसा कोई बात नहीं है कि एक्ट बना दिया तो लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगी। नेक्स्ट, इसमें लोग कुछ कह रहे हैं कि इट मे बी मिसयूज टू कर्टेल फ्री स्पीच एंड द राइट टू प्रोटेस्ट ऑफ द मासेस। ये कहना गलत है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जितना फ्री स्पीच और राइट टू प्रोटेस्ट है, वो ये किसी भी कंट्री में नहीं है। Next, 6, the 2 children cap for panchayat elections seem unjust in UT with a very low fertility rate. According to National Health and Family Survey, 5, the total fertility rate is 1.4, which is far behind the national average of 2.2. अब देखिए, ये जो कंसेप्ट है 2 बच्चों का, ये गलत भी नहीं है। ऐसे ऑलरेडी इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन्स, तो 2 बच्चों का जो कंसेप्ट है वो गलत नहीं है। आमतौर पे अगर कोई भी सेंसिबल इंसान होगा, वो कहीं ना कहीं समझेगा कि ये 2 बच्चों से ज्यादा का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये अगर एक्ट है तो कोई बात नहीं है, और ये सिर्फ लक्षद्वीप में ही नहीं है, बाहर के स्टेट में भी है, जो मेनलैंड इंडिया है वहां पर भी बहुत सारे स्टेट्स में इस तरह के प्रोविजंस है। तो ये कहना कि सिर्फ वहां के लिए बनाया गया, ये गलत है। Next, 7th, the UT has developed quite well over the year and doesn't require such radical reform. The island has a robust infrastructure to support rainwater harvesting and solar power generations. And the island has been connected by helicopter services and high-speed passenger boats were purchased in 1990s to improve connectivity. देखिए, नो डाउट लक्षद्वीप डेवलप कर रहा है, बट आमतौर पे इस डेवलपमेंट को फास्ट करना है सो दैट वी कैन रीप द बेनिफिट ऑफ द प्रेजेंट इन टूरिज्म सेक्टर। ऑलरेडी हमारी कंट्री एक बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस से जा रही है कोरोना के चलते, तो वी नीड टू डेवलप दिस टाइप ऑफ एवेन्यूज जहां से हमें रिसोर्सेस मिल सके, जहां से हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रमोट हो सके, एंड गवर्नमेंट शुड लुक टू इट सो दैट वी कैन जनरेट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इंडिया। ऑब्वियस सी बात है, लोगों के कुछ कंसर्न वो जेन्यून है, उसे गवर्नमेंट को देखना चाहिए और उसके हिसाब से ही इस रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इस रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ये आमतौर पे डेवलपमेंटल स्कीम्स या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट में इस तरह के रोड ब्लॉक्स होते हैं। गवर्नमेंट को वहाँ के लोगों से बात करके इन सब सारी चीज़ों का रेजोल्यूशन, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहिए सो दैट एक हार्मोनियस डेवलपमेंट हो सके वहाँ पर। लास्ट जो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर मालदीव्स और ये लक्षद्वीप, तो आप समझिए कि लक्षद्वीप और मालदीव्स में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। गवर्नमेंट नीड टू डेवलप दिस रीजन सो दैट इट कैन ऑल्सो बिकम द टूरिज्म हब फॉर आवर कंट्री। होप आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आया होगा, ये चारों रेगुलेशंस आपको समझ में आए होंगे, एंड व्हाट आर द रीजन फॉर द प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन इन रिसेंट टाइम्स। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अलाउ कर दिया है फॉर नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी इन 5 स्टेट्स। देखते हैं ये क्या न्यूज है, न्यूज पे चलते हैं। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट इशूड ए नोटिफिकेशन ग्रांटिंग पावर रिलेटेड टू सिटीजन एप्लीकेशंस अंडर एग्जिस्टिंग रूल्स टू अथॉरिटीज ऑफ 5 स्टेट। रिसेंटली 5 स्टेट्स को ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑथराइज कर दिया है नोटिफिकेशन के थ्रू कि दे कैन एक्सेप्ट द citizenship application from all the refugees, non-Muslim refugee in these 5 states. The order has been issued under the Citizenship Act 1955. ध्यान रखिएगा, ये जो ऑर्डर इशू हुआ है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत है, ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो ये याद रखिएगा, ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 मतलब प्रीवियस जो एक्ट है उसी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया है, ना कि रिसेंट अमेंडमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत। Next, in accordance with Section 16 of the Citizenship Act 1955, the central government directed that power exercisable by it for registration as a citizen of India or for grant of certificate of naturalization shall also be exercisable by the DM within whose jurisdictions the applicant is ordinarily residing.
ये जो नोटिफिकेशन ये पावर ऑथोराइज करता है उस एरिया के डीएम को जहां ये रिफ्यूजी रिसाइड कर रहे हैं, और वो रिफ्यूजी उस एरिया के डीएम को अपना सिटीजनशिप का एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो ये अच्छा है उन लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर स्टेट्स में रहते हैं, इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, उन्हें उस एरिया के या उस डिस्ट्रिक्ट के डीएम के पास ही वो अपना एप्लीकेशन जमा करा सकते हैं। चलिए समझते हैं थोड़ा स्टेट्स कौन कौन से हैं। देयर आर 13 डिस्ट्रिक्ट्स 5 स्टेट्स में, जैसे कि गुजरात, उसमें मोरबी डिस्ट्रिक्ट, राजकोट, पतन और वडोदरा, इसमें जो नॉन मुस्लिम लोग रह रहे हैं, रिफ्यूजी रह रहे हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह से छत्तीसगढ़, जहां पर दुर्ग और बलौदा बाजार, उस एरिया में अगर कोई रह रहा है नॉन मुस्लिम जो रिफ्यूजीज, वो अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के जलोर, उदयपुर, पाली, बाड़मेर एंड सिरोही, हरियाणा के फरीदाबाद और पंजाब के जालंधर। तो इस डिस्ट्रिक्ट में जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी रह रहे हैं, वो आराम से अपना सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं उस रीजन के डिस्ट्रिक्ट डीएम के ऑफिस में। नेक्स्ट, recently it includes power to accept, verify and approve citizenship application from members of minority communities hailing from पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो 3 कंट्रीज हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो नॉन मुस्लिम रिफ्यूजी है वो ये अप्लाई कर सकते हैं। It lists Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian as the communities that will be covered. In 2018, the government had granted similar power to the collector and home secretaries of states such as Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Rajasthan, Uttar Pradesh and Delhi with regard to certain district। तो ऐसा ही एक नोटिफिकेशन कुछ 2018 में भी इशू किया गया था कुछ डीसी को, जो जिनके पास ये पावर था। ये बहुत बड़ा रिलीफ है कुछ ऐसे लोगों के लिए जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से यहाँ भागकर यहाँ आए हैं ड्यू टू सम देयर रिलीजियस परसिक्यूशंस। उन्हें आज ये सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। तो विदाउट दिस सीए आल्सो गवर्नमेंट गिव दिस सिटीजनशिप टू स्टेटस टू दिस पर्टिकुलर रिफ्यूजीज। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला न्यूज है 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग। रिसेंटली 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई है। ये लास्ट ईयर अक्टूबर में ही हुई थी और इस बार ये रिसेंटली हुई है। इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं, समझते हैं क्या है। Recently, the 43rd Goods and Service Tax GST meeting was held. And this was the first meeting of the GST Council in the financial year 2021-22. The council's last meeting was held in October 2020. तो last October 2020 में ही हुई थी और अब ये अभी हुई है recently. The GST Council decided to exempt the import of many such items. The exemptions has been extended to August 2021. Exemption will be granted to the import of relief items even if they have been purchased as long as they are meant for the donation for the state government. तो कोविड से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, अगर बाहर से कोई मंगा रहा है या इंपोर्ट कर रहा है, उस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट रहेगा। दूसरा, रिसेंटली ब्लैक फंगस से भी रिलेटेड बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन है एम्फोटेरिसिन बी, उसके ऊपर में भी जीएसटी को टैक्स फ्री कर दिया गया है। And it also proposed to set up a group of ministers committee to look into the further exemptions that can be provided on the account of COVID-19 relief measures। तो COVID-19 relief measures के लिए और अगर कोई proposals वगैरह लगते हैं तो उसके लिए भी ये जीएसटी काउंसिल एक कमिटी बनाएगी जो इन सब सारी चीजों को देखेगा। नेक्स्ट, इसमें जीएसटी एमनेस्टी स्कीम भी लागू किया गया है, जिसमें जो प्रीवियस टैक्स पेयर जो नहीं पे कर पाया था उनके लिए कुछ छूट है। जैसे कि पहला जो ये है कि इट हैज बीन रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग लेट फी रिड्यूस कर दी गई है। टैक्स पेयर्स कैन फाइल पेंडिंग रिटर्न अवेल बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम विथ रिड्यूस लेट फी। इट विल प्रोवाइड रिलीफ टू स्मॉल टैक्स पेयर हु कंस्टिट्यूट 89% ऑफ द जीएसटी पेयर्स। जो जितने भी स्मॉल टैक्स पेयर है उनको ये छूट है। Late fee has also been rationalized. The maximum amount of late fee has been reduced and it will come into effect from future tax period। Future tax period से ये come into effect होगा, लागू होगा। This will provide long term relief for small GST taxpayer। ये long term relief मिलेगा जो small GST taxpayer है। दूसरा, एडवांस पेमेंट टू वैक्सीन मैन्युफैक्चरर, लगभग 4500 करोड़ एडवांस पेमेंट किया गया है 2 वैक्सीन मैन्युफैक्चरर को। और द कंट्री इज engaging with suppliers and manufacturer including from Japan, Europe for vaccine। तो वैक्सीन के लिए जापान और यूरोप के जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है उनसे भी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट कर रही है, सो दैट वी कैन ऑल्सो गेट वैक्सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कंट्रीज।
आगे बढ़ते हैं। एनुअल रिटर्न फाइलिंग में भी छूट दी गई है। द एनुअल रिटर्न फाइलिंग हैज बीन सिंप्लीफाइड। द काउंसिल हैज रिकमेंडेड अमेंडिंग द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 टू अलाउ फॉर सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब सेल्फ सर्टिफिकेशन अलाउ कर दिया गया है फॉर रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। पहले इस रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई कराना पड़ता था, अब सेल्फ सर्टिफिकेशन ही लागू होगा। दूसरा, द एनुअल रिटर्न फाइलिंग विल कंटिन्यू टू बी ऑप्शनल। एनुअल रिटर्न फाइलिंग जो है वो ऑप्शनल है, वो अभी भी ऑप्शनल ही रहेंगे फॉर स्मॉल टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर लेस देन 2 करोड़ रुपीस। While reconciliation statement for 2020 and 21 will be furnished only by those taxpayer whose turnover is 5 crore rupees or more। तो जिसका 5 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उसको ही ये फर्निश करना पड़ेगा। नेक्स्ट, the GST compensation cess is levied by the GST Act 2017। The objective of levying this cess is to compensate the state for loss of revenue arising due to the implementation of GST on 1st July 2017 for a period of 5 years। तो वो अभी भी कंटिन्यू है और such period as recommended by the GST Council। Next, compensation cess is levied over and above the amount of GST charged in relation to a particular supply। The calculation is similar to that of GST and the prescribed rate is applied to the transaction values given under section 15 of GST to arrive the less availability। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं जो इस बार के जीएसटी काउंसिल से काउंसिल की मीटिंग में हुई थी। तो मोस्टली जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम है वो इम्पोर्टेंट है इस बार के लिए। दूसरा, रिसेंटली जो जितने भी कोरोना और उससे रिलेटेड जो बाकी डिजीज से रिलेटेड जितने भी इंपोर्ट या मेडिसिन के ऊपर में जीएसटी को छूट दी गई है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये कुछ प्रपोजल्स हैं। जीएसटी काउंसिल के बारे में समझा जाए तो ये एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। ये आर्टिकल 279A के तहत इसको बनाया गया है फॉर द रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन इश्यू रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये जो जीएसटी काउंसिल है ये यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा रिगार्डिंग इश्यूज रिलेटेड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी काउंसिल इज चेयर्ड बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स are the union state ministers of revenue or finance and ministers in charge of finance or taxation of all the states। तो बाकी स्टेट्स के भी जो मिनिस्टर्स होंगे फाइनेंस के वो भी इस जीएसटी काउंसिल के मेंबर होंगे। नेक्स्ट, जीएसटी काउंसिल इट इज कंसिडर्ड एज अ फेडरल बॉडी वेयर बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट गेट ड्यू रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरह का बहुत ही फेडरल बॉडी है जहां पर सेंट्रल और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इसमें टेक पार्ट करते हैं। चलिए अपने अगले न्यूज पे चलते हैं। हमारा अगला न्यूज है, रिसेंटली केरला में केरला's बेल ऑफ फेथ लॉन्च किया गया है फॉर द रूरल एल्डर्स। ये पहले अर्बन एल्डर्स के लिए लॉन्च हो चुका था, अब ये रूरल एल्डर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। ये है क्या बेल ऑफ फेथ? देखिए, केरला में बेसिकली ये जो बेल ऑफ फेथ है, दिस स्कीम विल नाउ बी इम्प्लीमेंटेड फॉर सीनियर सिटीजन स्टेइंग अलोन इन विलेजेस। तो ऐसे सीनियर सिटीजन जो केरला के गांव में रह रहे हैं, और वो अकेले रह रहे हैं। अब देखिए जो सिटीजन होते हैं, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, उनके पास और कोई रह नहीं रहा, और जिसके चलते अगर उनकी तबीयत वगैरह खराब होती है तो कोई देखने वाला भी नहीं होता है। तो एटलीस्ट ये एक ऐसा बेल होगा जहां पर इसको प्रेस करने से ये बाकी नेबर या अगल बगल के लोगों को इन्फॉर्म कर देगा कि कोई दिक्कत है और हो सकेगा दैट पर्सन कैन कम टू हेल्प दोज एल्डर्स। तो बेसिकली previously this scheme was successfully implemented in a number of urban household in Kerala and it is a safety project conceived under Kerala Community Policing Scheme। ये केरला's Community Policing Scheme के तहत इसको लॉन्च किया गया है। It will help elderly citizen attracts the attentions of their neighbor using a loud remote controlled alarm in emergencies। इमरजेंसी की कंडीशन में ये बचाया जा सकता है। एंड इट हैज बीन अंडर इम्प्लीमेंटेशन इन केरला सिंस 2018 से ही है। तो ये बहुत अच्छा स्कीम है जिसके तहत जो ऐसे लोग जो सीनियर सिटीजन जो अपने घर अकेले रह रहे हैं रूरल एरियाज में, वो भी इस इसका लाभ ले सकते हैं और ये काफी लाइफ सेविंग भी होता है। Significance क्या है? It sets an example of community participations to ensure the well-being and safety of the elderly। It can be of great support for the aged during the COVID-19 pandemic as many live in fear for their health। तो कोविड-19 पेंडेमिक के लिए भी ये काफी अच्छा स्कीम है जिसके तहत लोगों को कम से कम जो एक फियर है अपने हेल्थ का, ऐसे केसेस अभी सुनाई दे रहे हैं जहां पर लोग कोरोना के चलते मर जा रहे हैं पर उनके बॉडीज को कई दिन हो जा रहे हैं, लोगों को मालूम नहीं चल रहा। तो इस कंडीशंस में ये एक लाइफ सेविंग डिवाइस है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही। कल हम फिर मिलते हैं डीएनए के एक अलग सेगमेंट पे। तब तक के लिए शुक्रिया।